तो ये है स्टूडेंट 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर और ये है इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। जैसे ही मुझे हिंदी का ये वायरल पेपर मिला ना, मैंने इसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया और आज मैं आपको इस हिंदी के पूरे 100 नंबर के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो और ये 306 आईपी वाले कोड वाला अगर पेपर आप देखकर चले गए ना, तो आप 100 में 90 प्लस लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर आप 18 फरवरी यानी कि 17 फरवरी को आधी रात यानी कि 12 बजे को भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इस पेपर का एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना कि सर इस पेपर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब यही कहेंगे भैया इसी पेपर में से क्वेश्चन आएगा। यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना भाई, जो आपको दिया गया है आपके मम्मी पापा ने प्यार से दिया है। बाकी पेपर कोड है 306 आईपी, पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। कुछ नोट दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख देना। अगर सारे बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ पीडीएफ और लगभग 1000 कमेंट आ जाता है ना, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड का की। देखो खंड का जो है हमारे हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। खंड का जो होगा 50 नंबर का होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। चलो फर्स्ट का देखो। देखो सबसे पहले आपको हिंदी के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से 5 हिंदी गद्य के इतिहास से रहेंगे और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो फर्स्ट का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। बताओ इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित की? आनंद कादंबरी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आजकल? भैया आनंद कादंबरी जो पत्रिका है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने संपादित किया है। खा वाला क्वेश्चन देखो। देखो हमें थोड़ा स्पीड से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर सॉल्व करना है तो टाइम तो लगेगा ना, तो थोड़ा अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? भैया ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ये सब जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। गा वाला अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ये तो सबको पता होगा भाई, आपके 12th में चैप्टर है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा? भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के लेखक। घा वाला देखो, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत? भैया कफन जो है ये प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, कफन। देखो टिक नहीं लग रहा था, इसका मतलब कफन बहुत खराब शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंगा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अंगा नंबर, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं किस प्रकार के? ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या भावनात्मक निबंध के? भैया विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंध के निबंधकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया है हिंदी गद्य के इतिहास से। अब 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य के इतिहास से होगा। दूसरे का पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो जो है किस काल में रचनाएं करते थे? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? किस काल के रचनाकार हैं पृथ्वीराज रासो? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा वीरगाथा काल। आदि काल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन आपसे है, यामा किसकी रचना? यामा। एक क्वेश्चन आपसे है भैया, कामायनी किसकी रचना? ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आप लोग कमेंट में देना। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। खा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि,
तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या जायसी? इसका राइट आंसर होगा कबीरदास। कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। गा, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है बताओ? कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता, आशा, श्रद्धा या इड़ा? इसका राइट आंसर होगा चिंता। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। घा, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं किसके? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के? भैया प्रकृति के सुकुमार कवि हैं हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी। तो घा का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है बताओ? राम की शक्ति पूजा इस कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, सूर्यकांत पाठी निराला या अज्ञे? भैया निराला जी हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार निराला जी हैं। तो 5 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए, मतलब टोटल हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 हो चुके हैं, 10 नंबर के। अब आते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पर। देखो तीसरा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पूरे 10 नंबर के। जैसे देखो इस गद्यांश को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 5, 2-2 नंबर के इसका आंसर देना है और 10 नंबर फ्री का मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगाए दूसरा कर सकते हो भाई, दोनों में से एक ही करना है। चलो हम पहला वाला पढ़ते हैं और पहला वाला करते हैं। पहले मैं आपको आंसर ढूंढना सिखाऊंगा, उसके बाद में लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा। तो देखो ध्यान से समझो, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अब इसके नीचे क्वेश्चंस जो है, एक एक क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब यहां पे कहीं आपको ट्रिक नहीं दिया है, वैसे तो ये अशोक के फूल चैप्टर का है, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन कहीं आपको अशोक लिखा नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही गद्यांश में आपको फंसाया जाता है, ठीक है। तो अशोक के फूल चैप्टर का इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से यहां तक अपनी भाषा में व्याख्या करना है, जरूरी नहीं आप किताबीय वाला पूरा लिख दो, आपको जो आता है वो भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके। तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। हो गया 2 नंबर और कंप्लीट। चौथा, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है? तो भारतवर्ष के निर्माण में इन सबका सहयोग रहा। देखो विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, मतलब इन सब का सहयोग रहा है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, सॉरी 5वां, आर्य शक हूण कहां आए? तो ये सब भैया समय समय पर भारतवर्ष में आए। अब इसका आंसर हम लिखते हैं भाई, ऐसे जब सॉल्व करना तो लिख देना रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके मिश्रण है। फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो संदर्भ लिख देंगे या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये पाठ, ये लेखक का नाम, ये पाठ का नाम, 2 नंबर आपके नाम। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है। जिसे हम हिंदू रीतिनीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। भैया इसकी व्याख्या कुछ ऐसे लिख देंगे, थोड़ा बड़ा सा हम लिखेंगे, थोड़ा बना बना कर। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहाँ आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ विजय प्राप्त की और यहाँ के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहाँ की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण कर लिया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं वो यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। जरूरी नहीं है आप भैया ऐसे 8-10 लाइन में लिखें, आप 3-4 लाइन में भी लिख दोगे, 5 लाइन में, मिनिमम 5 लाइन में लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका आंसर सीधा सीधा देखो, तीसरा, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। 2 नंबर कंप्लीट।
चौथा देखो, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो देखो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण, नाग तथा यक्ष, गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। 2 नंबर कंप्लीट। पांचवा, आर्य, शक, हूण कहां आए। तो आर्य, शक एवं हूण आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। 2 नंबर कंप्लीट। ऐसे लिखकर आओगे 10 में 10 लाओगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर लिख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे तो आप भी रह जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग समझो बस चीजों को, क्वेश्चन को समझो, काम खत्म है। चलो इसको मैं हटाता हूं भाई और अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये भी मैं हटा देता हूं, नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा, दूसरा वाला कर लो। ये भी अशोक के फुल चैप्टर का ही है, लेकिन एक चैप्टर का एक ही रहेगा, मतलब 2 अलग अलग चैप्टर के 2 गद्यांश दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो पद्यांश पे चलते हैं। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 10 नंबर। जैसे गद्यांश आता है ना, वैसे पद्यांश भी आता है। पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। नहीं पता तो अथवा लगाए, दूसरा वाला आप कर सकते हो। तो इसमें हम ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला हमने पहले भी करवा रखा है। हम ये किस चैप्टर का बताओ, ये पवन दूतिका चैप्टर का है, मेरे प्यारे नौजलत से कंज से नेत्र वाले। पवन दूतिका चैप्टर का, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। लेकिन हम करेंगे इसको, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, ये वाला हम करेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्या कह रहा है ये लाइन, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वो मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का है। इसके कवि जो है ना, वो इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, चाहो तो ये कर लो, नहीं तो हम चलो पहला वाला ही करते हैं भाई, क्योंकि वो आगे है तो पहले हम इसी को कर लेते हैं। इसको शायद मैं पहले भी करवा चुका हूं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, ये वाला हम करते हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। ठीक है, इसको हम करते हैं। थोड़ा सा समझना, पवन दूतिका चैप्टर का ये पद्यांश है। देखो, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब राधा जी को छोड़कर श्री कृष्ण जी चले गए हैं, और उन्हीं वो जो है पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद से, नए मेघों के समान कंज से और कमल के समान नेत्र वाले, आंखों वाले, जाके आए ना मधुबन से, वो मधुबन से चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, और ना भेजा कोई संदेशा और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मतलब पवन से अपनी विरह व्यथा को बताती हुई राधा जी कहती हैं कि नवीन बादलों से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन मधुवन को छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। फिर वो कहती हैं मैं रो रो कर प्रिय विरह, अपने श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से बावली हो रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मतलब जाओ और मेरी सारी दुख कथा श्याम को तुम सुना दो। ठीक है, आगे कहती हैं वो, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। वो पवन से कहती हैं ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही तू मेरे भवन को छोड़कर अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मतलब शोभावली, शोभा से युक्त तो सुखद, सुख प्रदान करने वाली कितने कितने मंजू कुंजे, मतलब सुंदर बगीचों का क्षेत्र या लता झाड़ियों का क्षेत्र मिलेंगी। वो कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरे इस घर को छोड़कर, ठीक है, मतलब जैसे ही तुम मेरे इस भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाले करौंदे के बगीचे मिलेंगे। फिर वो कहती हैं प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। वो अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर से, मृदुल मधुर ध्वनियों से अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां जाना, विश्राम मत लेने लगना। अब देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। मेरे प्याले नौजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है।
चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? भैया कहा गया है ना कि कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। अब जब इसको सॉल्व करना तो ऐसे लिख देना, मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। हम संदर्भ लिख देंगे, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारे पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। ये कवि का नाम, ये पाठ का नाम, 2 नंबर आपके नाम। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है उसी का जो मैंने बताया था, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसकी व्याख्या करनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। बस 2 नंबर आपका यहां पर भी फिक्स है। अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। 2 नंबर कंप्लीट। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। बस 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अगर आपको पद्यांश का हिंदी मीनिंग आता है ना तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। 10 में 10 लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो बच्चों, नहीं पता तो दूसरा कर लो, मैंने बताया था। अब चलते हैं हम जीवन परिचय पे, यानी कि साहित्यिक परिचय पे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो बच्चों आज हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी। प्रोजी सुंदर रेड्डी की जगह आप हरिशंकर परसाई जी को भी याद कर सकते हैं। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं कई बार आपको साहित्यिक परिचय बता चुका हूं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको आज हरिशंकर परसाई जी का बताया जाए। तो देखो, जीवन परिचय, पहले जीवन परिचय छोटा सा लिखना, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो, मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को ये यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गया। साहित्यिक परिचय का मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय वो लिखना है। व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग्य प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका, मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने लोकप्रिय लेखक थे। 3 नंबर इसी का मिलेगा भैया साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय में हिंदी साहित्य में इनका परिचय क्या है वो लिखना है भाई। रचना, अगर इनको कोई पुरस्कार मिले हैं तो वो लिख देना साहित्यिक परिचय में, ठीक है। बाकी मैंने सारे साहित्यिक परिचय एक ही वीडियो में पढ़ा रखे। रचनाएं देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की प्रत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। 2 नंबर इसका मिलेगा। 5 में 5 मिलेंगे अगर ऐसे आप लोग करके आओगे। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब कवियों पे चलेंगे बच्चों। ये कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर। देखो, एक एक जो भी मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन ना, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझना सर जी तेजी से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे वैसे क्वेश्चन होंगे। देखो, फास्ट में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये सब मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। चूंकि पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा फास्ट तो चलना ही पड़ेगा। तो कवियों में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, इन तीनों का जरूर याद कर लेना। बाकी आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा में से किसी एक का याद कर लेना। आपका 5 नंबर फिक्स है।
वैसे आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जीवन परिचय, वही प्रोसेस। देखो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। ठीक है, आगे देखो साहित्यिक परिचय मेन। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था तथा राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये सब पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। बस 3 नंबर इसका फिक्स है, जो भी पुरस्कार मिले वो भी इसी में लिखना है। रचनाएं देख लो, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। मौलिक रचनाएं, 2 प्रकार की रचनाएं हैं इनकी। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। 2 नंबर इसका फिक्स, 3 उसका। 5 में 5 लेकर आओगे अगर ऐसे आप लोग करके आओगे। चलो बच्चों अब कहानी पे चलते हैं, जो कि 100% फिक्स है। साहित्यिक परिचय भी 100% फिक्स है। देखो ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, अथवा बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा 80। मतलब चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दो, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दो, या फिर आप बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक यानी कि बहादुर कहानी का सारांश लिख दो। तो हम लिखेंगे बहादुर कहानी का सारांश। बच्चों बहादुर कहानी है क्या, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बाकी पंचलाइट और बहादुर दोनों कहानियों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। देखो क्या है, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक की पत्नी निर्मला जो है ना, वो अपने रिश्तेदारों के घर देखती है कि भाई उसके यहाँ नौकर हैं, काम करते हैं और कोई काम करता ही नहीं है, तो वो भी एक नौकर रखना चाहती है। उधर बहादुर नेपाल के 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर नौकर रख लिया जाता है। वहीं बहादुर जो है 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का होता है, जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर शहर आ जाता है और निर्मला जो है उसको नौकर के रूप में रख लेती है, क्योंकि निर्मला को नौकर की जरूरत है और बहादुर को नौकरी की। तो आपस में दोनों मिलते हैं और नौकर रख लिया जाता है। होता क्या है, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब बहादुर के प्रति निर्मला और उसका परिवार जो है पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भाई ये सब करोगे तो वो घर छोड़कर चला ही जाएगा। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। अब होता क्या है, परिवार के सारे लोग उसको ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। मतलब बहुत आसान सी कहानी थी भाई, कि होता क्या है, मैंने सारी चीजें बता ही दी। ठीक है, अमरकांत जी ने इसको लिखा है। ठीक, मतलब निर्मला और उसका परिवार जो है एक नौकर रखना चाहता है। बहादुर 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। निर्मला उसको नौकर के रूप में रख लेती है। पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं निर्मला के परिवार वाले बहादुर के प्रति, बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। उस पर जो झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर पीटा जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब सभी लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बस इतना ही कहानी है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आप पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी पढ़ लेना, आपका 5 नंबर फिक्स है।
खंड काव्य भैया ये जिला वाइज होता है। जैसे देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर, शब्द सीमा 80। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में श्रवण कुमार होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत, और इतना ही नहीं, देखो आगे, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपति। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। बाकी 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का गद्यांश बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, ये लो 50 नंबर कंप्लीट। खंड खा पे अब हम लोग चलते हैं बच्चों। खंड खा भी 50 नंबर का आएगा भाई, ये भी किसी से कम नहीं है। लेकिन देखो, सबसे पहले 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। भैया 7 नंबर का हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो जैसे का संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम आदित्यम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। ये आपका संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का गद्यांश है। तो आप संदर्भ तो लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है, ठीक है, 2 नंबर फिक्स। बाकी हिंदी मीनिंग इसका निकाल लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, देखो ये दूसरा, ये आपका संस्कृत भाषा महत्वम का, ये महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्रकार आश्रित परमश सर्वोच्च उड़ा जन से वो आसित, ये महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। मैंने बताया था कुछ चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे गद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं। एक है संस्कृत भाषा या महत्वम, एक है पंचशील सिद्धांता, एक है महामना मालवीय, एक है जातक कथा। बस ये 4 चैप्टर पढ़ लो, गद्यांश फिक्स है। चलिए अब पद्यांश पे या श्लोक पे चलते हैं। दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। जैसे देखो, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। एक चैप्टर है आपके 12th हिंदी संस्कृत में, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी के जितने भी श्लोक हैं सारे श्लोक पढ़ लो भैया, आपका 7 नंबर फिक्स है। ये 100% नहीं, 110% फिक्स वाला टॉपिक है। आप सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लो। बाकी जो चैप्टर है ना, किसी किसी में एक एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लो, 7 नंबर आपका फिक्स है। अथवा लगा जैसे ये बिरल बिरला स्थूल तारा कलाले उपजना मणि मुनि सर्वत्र प्रसन्नम भूम भा, ठीक है, ये हमारे भोजस्योदार्यम से। तो मैंने कहा ना कि आप सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लो। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक एक श्लोक दिया गया, उसको पढ़ लो, आपका ये 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहाना, गूलर का फूल होना, अधिकल गगली संकर जाए। जैसे देखो, अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, खा उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना, गूलर का फूल होना मतलब अप्राप्य होना, अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम होने पर अधिक का दिखावा करना। बस चारों में से कोई एक कर दो, 2 नंबर आपका फिक्स है। एक टॉपिक है इसमें, बहुत इजी है, 10वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है। देखो ये गद्यांश है, इसको पढ़ो, नीचे 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर दो, 5 नंबर आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। आपके चैप्टर में ये गद्यांश नहीं होगा, नहीं पता तो दूसरा वाला ये देखो, यहां से यहां तक, ठीक है। चलो, जैसे मान लो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे पहले। देखो, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांत निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यंत जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों मैं तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहें। शायद मौज में आकर वह यह निर्णय लिया। वो सबसे ऊपरी की तल्लों में रहने लगी। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और छेड़वप रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सकता था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर। देखो, गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये रविंद्रनाथ जी के लिए गुरुदेव शब्द यूज किया गया है, 2 नंबर फिक्स है। 1 नंबर, ठीक है। गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्यों बनाया, देखो ध्यान से, क्योंकि उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और छेड़वप रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन को छोड़ने का जो है मन बनाया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। आगे देखो, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी, तो यही आपको लिखना है। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए ये चक्करदार सीढ़ियां थी, ठीक है, ये आपको लिख देना है, काम खत्म है। और ये गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर
कहीं और रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। बाकी ये तीसरे का आंसर आप यहां से यहां तक लिख देना, काम खत्म है। ठीक है, नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा बच्चों, आप इसको भी कर सकते हो अगर पता है तो। ठीक है, ढूंढ कर आंसर लिख देना। चलो शब्द युग्म पे चलते हैं। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे वसन व्यसन, इसका सही अर्थ क्या होगा? विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, विस्तार और आबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वसन व्यसन का आंसर होगा वस्त्र और आदत। दूसरा स्वर्ण सावर्ण, इसका सही अर्थ क्या होगा? सोना और अच्छा रंग, सुनार और जाति, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। भैया दा वाला ऑप्शन सही होगा, सोना और उच्च जाति। मतलब स्वर्ण का मतलब सोना, सवर्ण का मतलब उच्च जाति। खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे, 2 नंबर। जैसे काल, काल को हम समय, अकाल, मृत्यु, यमराज बोलते हैं। 2 ही लिखना है, मैं 4 बता दे रहा हूं। शक्ति, शक्ति को बल, सामर्थ्य, ताकत, ऊर्जा। शिव, शिव को महादेव, मंगल, महेश, सुख, कल्याण बोल सकते हैं। गा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट अनुकरण करने योग्य, उसको हम अनुकरणीय बोलेंगे। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अनुकरणीय हम उसको बोलेंगे। दूसरा देखो, जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम बोलेंगे बच्चों जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है ना, उसको जिज्ञासु बोलते हैं, क्योंकि उसको हर एक चीज जानने की इच्छा होती है। मुझे ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल जाए। घा देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर। जैसे पुत्री पराया धन होता है, नहीं, इसको ऐसे लिखना, पुत्री पराया धन होती है। दूसरा, मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। तीसरा, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, नहीं, लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीरांगना उनके लिए यूज होगा। चौथा, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं, प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए लिख देना, बस हो गया। इसके बाद आता है बच्चों रस छंद अलंकार, 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का। ये 6 नंबर मैं एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करवा चुका हूं। यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। देखो, वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। खा, उपमा अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। गा, दोहा अथवा सोल्ठा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। भाई जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है। यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। पत्र लेखन पे आ जाओ, 13 नंबर। अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो। अथवा लगा है नहीं पता तो छात्रावास विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। देखो बच्चों, आप एक काम करो, यूट्यूब पे बस जाकर सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है ना, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। वो वीडियो देखने से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी निबंध को थोड़ा ध्यान से समझ लो। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, 9 नंबर। जैसे प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, सदाचार, वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। बस 5 में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना है, सॉरी निबंध लिखना है। भैया निबंध लिखते समय आप एक रूपरेखा जरूर बना लेना, मतलब रूपरेखा पहला हेडिंग रहेगा। रूपरेखा के अंतर्गत आपका पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। बीच में आप लिख देना निबंध से रिलेटेड हेडिंग, ठीक है, और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, और वीडियो मिल जाएगा। बाकी ये आपके 100 नंबर के हिंदी का पेपर फिनिश हो चुका है। मैंने इसका ज्यादातर सॉल्यूशन भी दिया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।